चलिए ठीक है, बैठिए आराम से, शांति बनाए रखिए। तो बात हो रही थी कहाँ पे? हाँ, अशोक के बारे में बात हो रही थी ना। तो ये बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से राजा बना? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य कहाँ का रहने वाला था? हाँ, तक्षशिला ले गया था ना। और किसके दरबार में रहता था? घनानंद। घनानंद ने उनका क्या किया था? कैसे अपमान किया? क्या है स्टोरी? एक भाई साहब उस दिन छेड़ दिए तो हमने भी खोजा कहाँ गए घनानंद। तो घनानंद जो है वैसे ही अपमान करते हैं जैसे रावण विभीषण को करता है। विभीषण का अपमान करता है। विभीषण बार बार सलाह देता है कि मेरे प्यारे भैया आप मान जाओ और सीता मैया को वापस कर दो, भगवान श्री राम से बैर ना लो। इसी तरह की कुछ सलाह देने जाता है चाणक्य घनानंद को। घनानंद क्या था? बड़ा क्रूर लोभी स्वभाव का शासक था और उसकी अलोकप्रियता भी बढ़ती जा रही थी। समझ रहे हैं? जनता के बीच में वह अलोकप्रिय हो चुका था क्योंकि क्रूर, दंभी और धन का लोलुप व्यक्ति था। शायद इसीलिए उसका नाम भी धनानंद या घनानंद पड़ गया। तो वो जाते हैं चाणक्य यह सलाह देने कि साहब आपके पड़ोस में यूनानी आक्रमणकारी आ गया है, सिकंदर, पता है? उसी समय सिकंदर का आक्रमण होता है। वह उसके चेहरे को देखकर क्रोधित हो जाता है, क्योंकि क्रूर स्वभाव के थे ना। चाणक्य क्या थे? क्रूर स्वभाव के थे, जैसे सोक्रेटिस वगैरह थे, सुकरात, समझ रहे हैं? सुकरात जैसे स्वभाव वाले थे। और वाकई में देखा जाए तो विद्वान जो होते हैं वो स्वभाव से बहुत खूबसूरत नहीं होते हैं। पुराने विद्वानों को आप देख लीजिए, स्वभाव से बदसूरत ही होते हैं। तो उनको वह अपनी राज्यसभा में चूँकि क्रूर चेहरा वाले थे नापसंद भी करता था। और जैसे ही उन्होंने ये सलाह दी कि आप थोड़ा समझ जाइए, खैर सिकंदर तो आया नहीं, उनके राज्य पर आक्रमण भी नहीं किया, सिकंदर लौट गया, लेकिन इनका अपमान करके वह भगा देता है अपने राज्यसभा से। किसका? चाणक्य का। और उसी समय चाणक्य जो है अपनी चूर्ण को खोल कर निकल पड़ते हैं कि अब हम जो है इनके वंश का नाश करके ही रहेंगे। और रास्ते में वही मुलाकात होती चंद्रगुप्त मौर्य से, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। तो कुल मिला के चाणक्य की जो कहानी है वो मौर्य वंश को आगे ले जाती है। कहा जाता है कि 3 राजाओं का काल उन्होंने देखा था चाणक्य। चाणक्य के पिता का नाम क्या था? चणक, इसलिए उनको चाणक्य कहा जाता है। मूल नाम इनका विष्णुगुप्त था। और एक नाम क्या मिलता है? कौटिल्य, क्योंकि कोटल इनकी गोत्र थी, इसलिए कौटिल्य कहा जाता है। तो हाँ, किसी ने छेड़ा था उस दिन तो हमने कहा थोड़ा सा बता दें चलते चलते। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मर्दानगी और चाणक्य की चतुराई ने चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित किया और एक विशाल साम्राज्य का वह शासक बनता है। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? हाँ, अशोक के शिलालेख पर बात चल रही थी। उसके पहले थोड़ा बहुत जानकारी आप देख लीजिए, लिखिए, लिखते चलिए। जैन परंपरा के अनुसार कुछ बातें जैसे छूट गई होती हैं तो हम सोचते हैं कि उसको बता दें। जैन परंपरा के अनुसार बिंदुसार की माता का क्या नाम था? ये शायद नहीं बताए थे, दिमाग में बात आई थी, दुर्बरा। बिंदुसार की माता का नाम क्या था? दुर्बरा। जैन परंपरा अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्बरा था। हाँ, थोड़ा फास्ट करिएगा। दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम क्या मिलता है? सुभद्रांगी। दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम क्या मिलता है? सुभद्रांगी। सुभद्रांगी मिलता है भाई, सुभद्रांगी। दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है, जो चंपा के एक ब्राह्मण की कन्या थी। चंपा के एक ब्राह्मण की कन्या थी और दक्षिणी परंपराओं में उसे धर्मा कहा गया है।
दक्षिणी परंपराओं में उसे धर्मा के नाम से भी जाना जाता है। चंपा के एक श्रेष्ठी यानी ब्राह्मण की कन्या थी। कौन? ये सुभद्रांगी, यानी कि यह प्रधान रानी रही होगी, अग्रमहिषी। समझ रहे हैं? सिंघली परंपरा अनुसार अशोक के पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री देवी से उत्पन्न हुए थे। लिख लीजिए, सिंघली परंपरा अनुसार अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा ये कहाँ गए थे? हाँ, धर्म का प्रचार प्रसार करने भाई बहन दोनों मिलकर गए थे श्रीलंका। और श्रीलंका में आज लगभग 7% बौद्धिस्ट हैं श्रीलंका में। हाँ, उसी काल से। सिंघली परंपरा अनुसार अशोक के पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा विदिशा के श्रेष्ठी यानी व्यापारी की पुत्री, विदिशा की है श्रेष्ठी यानी व्यापारी की पुत्री, विदिशा के श्रेष्ठी, श्रेष्ठी माने समझ रहे हैं ना, व्यापारी, हाँ, की पुत्री देवी से उत्पन्न हुए थे। इनकी पुत्री का क्या नाम था? विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री देवी से इनका जन्म हुआ था। देवी, विदिशा, महादेवी भी कहीं कहीं मिलता है। हाँ, देवी से उत्पन्न हुए थे, जो ये अशोक की पहली पत्नी मानी जाती है। ये बताया जा रहा है कि ये उज्जैनी जा रहे थे। विदिशा रास्ते में पड़ता है ना, मध्य प्रदेश। उज्जैनी भाई महाकालेश्वर मंदिर जहाँ है, ये वहाँ के प्रशासक नियुक्त हुए थे ना बिंदुसार के काल में। दिमाग चल रहा है कि नहीं? तो रास्ते में ये रुके थे, वहीं पे जो है इन्होंने ये शादी की। विदिशा के एक व्यापारी थे जिनकी पुत्री थी देवी। इसीलिए देखिए, विदिशा के नाम से ही महाबोधि वंश में उसका नाम वेदिस महादेवी भी मिलता है। वेदिस महादेवी, वेदिस महादेवी भी मिलता है इसका एक नाम, वेदिस महादेवी। चूँकि यह विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी, इसलिए इसका एक नाम वेदिस महादेवी कहाँ मिलता है? महाबोधि वंश में। महाबोधि वंश में इसका एक अन्य नाम क्या मिलता है? देवी का एक अन्य नाम क्या मिलता है? वेदिस महादेवी। यह संभवतः अशोक की पहली रानी थी। जब वह राजकुमार था तभी वह जो है, हाँ, चूँकि उज्जैन का प्रशासक नियुक्त हुआ था, विदिशा में जाते वक्त यह शादी हुई। और देखिए, दिव्यावदान में उसकी एक पत्नी का नाम तिस्यरक्षिता भी मिलता है। दिव्यावदान में उसकी एक अन्य पत्नी का नाम तिस्यरक्षिता मिलता है। तिस्यरक्षिता, कई रानियाँ थी अशोक के। तिस्यरक्षिता, राजा वाजा जो होते थे वो कई रानियाँ रखते थे। तिस्यरक्षिता, आज वाली व्यवस्थाएं नहीं थी। हाँ, अशोक का एक लेख मिलता है, लिख लीजिए, जल्दी जल्दी फास्ट थोड़ा काम करिएगा। दिव्यावदान में उसकी एक पत्नी का नाम तिस्यरक्षिता मिलता है। अशोक का एक लेख है कौशाम्बी का, जो उसकी सिर्फ एकमात्र पत्नी कारुआकी के नाम का है। कारुआकी एक पत्नी इनकी थी, कारुआकी, और रानी का लेख भी इसे कहा जाता है। कहाँ से मिला है? कौशाम्बी से। और यह प्रेजेंट टाइम में कहाँ रखा गया है? यह लेख अकबर के किले यानी प्रयागराज में, जहाँ से, हाँ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। कारुआकी यानी रानी का अभिलेख एक मिला है कौशाम्बी से, या साम्राज्ञी का अभिलेख ही कहा जाता है, या लेख, हाँ, उसको जो है कौशाम्बी लिख लीजिए। अशोक के लेख में उसकी एकमात्र पत्नी कारुआकी का ही नाम मिलता है, और अन्य पत्नियों का लेख में नाम नहीं है। इसी एक रानी का नाम कारुआकी का नाम मिलता है किस लेख में? कौशाम्बी अभिलेख में। और यह इस समय प्रेजेंट टाइम में अकबर के किले यानी प्रयागराज में सुरक्षित रखा गया है। और यह तीवर की माता था, तीवर मातुला इसे लिखा गया है। इसका एक लड़का था तीवर, समझ रहे हैं? उसका भी उल्लेख इसी में किया गया है, कौशाम्बी लेख में। तीवर
कारवाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख किया गया है रानी के अभिलेख में। लिख लिए अपने हिसाब से समझने के लिए। हाँ, ये तो बताते रहेंगे आपको हमने बताया था कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष किया था कलिंग पर आक्रमण? 8वें वर्ष ना। और इसी में ये बोध गया यानी संबोधि की यात्रा कब की थी? अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। वह बोध गया कब जाता है? अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। कलिंग युद्ध कब करता है? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। और एक चीज़ इसी में जुड़ा है कि वह लुम्बिनी की यात्रा कब करता है? लुम्बिनी 20वें वर्ष। वेरी गुड, 20वें वर्ष वह लुम्बिनी जाता है। लिख लीजिए 8वें वर्ष कलिंग विजय, 10वें वर्ष गया की यात्रा, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा। लुम्बिनी क्यों प्रसिद्ध है? हाँ, भगवान बुद्ध के जन्मस्थान के लिए ना। तो चूंकि वह बौद्धिस्ट था इसलिए वह 20वें वर्ष कहाँ गया? लुम्बिनी जाता है। और वह बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी के जो धार्मिक कर थे उसको समाप्त कर देता है। समझ रहे हैं? धार्मिक कर की समाप्ति कर देता है वह जाता है तो। और सिर्फ भूमि कर वह लेता है उपज का 8वां भाग यानी 1/8 भाग उपज के रूप में लेता है। और इसका उल्लेख कहाँ हुआ है? रुम्मिनदेई अभिलेख में। रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख में उसके लुम्बिनी यात्रा की चर्चा की गई है। लुम्बिनी यात्रा की चर्चा। और लुम्बिनी की यात्रा कब किया था? अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष। आपको याद करवा देंगे बहुत सारे सवाल, टेंशन मत लीजिएगा। ये सब खूब पूछा जाता है। 8वें वर्ष कलिंग विजय, 10वें वर्ष गया की यात्रा, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा। तमाम यात्राएं की हैं जो थोड़ा से चर्चित हैं, सवाल जिस पे टपकते हैं वो ज़रूर आप लिख लीजिएगा। लुम्बिनी की यात्रा की तब वहाँ वह धार्मिक कर ख़त्म कर देता है कि आपको अब धार्मिक कर नहीं देना है, सिर्फ भूमि कर ही देना है। और वह उपज का कितना? हाँ, 1/8 या 8वां भाग ही आपको भूमि कर के रूप में यानी घटा देता है। यह बात कहाँ कही गई है? रुम्मिनदेई, हाँ, लघु स्तंभ लेख में। रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख में इसका वर्णन किया गया है। रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख में। अभी हम कई बार इसकी बीच में चर्चा करेंगे, आपको याद हो जाएगा। रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख में उस दिन भाई साहब लिपियों की चर्चा किए थे। आ गया लिपि का विक्रम। लिपि लिख लीजिए। अशोक के शिलालेखों में, अशोक के शिलालेख, लिपि भाई, लिपि ऐसे लिपि लिख लीजिए। क्या बात है, ऐसे लिपि लिखिए। अशोक के शिला लेखों में प्राकृत भाषा के, हाँ, भाषा के साथ साथ कुल 4 लिपियों की चर्चा की हुई है भाई। ध्यान देना, मिटा रहे हैं इसको ना। हाँ, कुल 4 लिपियों। भाषा कौन थी? प्राकृत यानी पाली भाषा, उसी को प्राकृत भाषा यानी प्राकृत भाषा। और ब्राह्मी लिपि उस समय की राष्ट्रीय भाषा और लिपि रही होगी ना। उसका जो है जनमानस में बहुत सारे लोग, जैसे आज हिंदी इजी वे में आप समझते हो, तो वह जनमानस में लोकप्रिय भाषा रही, इसीलिए ब्राह्मी लिपि का ज़्यादातर इस्तेमाल उन्होंने किया है। समझ लीजिए। हाँ, लिखिए 4 लिपियों ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरामाइक एवं यूनानी। ब्राह्मी, खरोष्ठी, थोड़ा फास्ट चलिए। आरमाइक या आरामाइक, टेंशन मत लीजिएगा, वही समझिएगा। और एक यूनानी है। ठीक भाई? हाँ, इन 4 लिपियों का उसने इस्तेमाल किया है। भाषा, प्राकृत और के साथ साथ ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरामाइक और यूनानी लिपियों का उन्होंने अपने शिलालेखों में इस्तेमाल किया है। और सबसे ज़्यादा किसका हुआ है? ब्राह्मी का, जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। आगे खरोष्ठी जस्ट उल्टा थी। हाँ, आगे देखिए।
अशोक के स्तंभ लेख एवं गुहा लेखों में केवल ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। संभवतः यह क्या रही होगी? राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि रही होगी। इतना तो समझ लीजिए, लिखने की जरूरत है नहीं। हाँ, अशोक ने लगभग कितने वर्ष तक शासन किया था? 37 वर्ष तक। उसके शिलालेखों में उसके शासन काल के 8वें से लेकर 27वें वर्ष की घटनाएं वर्णित हैं। 37 वर्ष तक उसने शासन किया था। 8वें वर्ष से लेकर 27वें वर्ष तक उसके शिलालेखों में उसके शासन काल की गतिविधियों का वर्णन किया गया है। 8वें वर्ष राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कहाँ पर कलिंग की विजय करता है? 10वें वर्ष गया की यात्रा, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा। तो 8वें वर्ष से लेकर 27वें वर्ष तक की घटनाओं यानी कालक्रम का विवरण उसके शिलालेखों में मिलता है। बात समझ रहे हैं? अगर बात की जाए कि प्रथम लघु शिलालेख से ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के 2.5 वर्ष तक वह साधारण उपासक रहा है। समझ रहे हैं? प्रथम लघु शिलालेख से कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि जैसे ही वह बौद्ध धर्म ग्रहण करता है तो कुछ दिन क्या करता है, जो है खुद उपासक के रूप में उस धर्म को अंगीकृत करता है, तब उसको अधिनियमित करता है, तब लोगों पर लागू करता है कि 2 वर्ष तक वह खुद उपासक रहा। हाँ, एक चीज़ और लिखिए, डी.आर. भंडारकर महोदय ने कुछ खास चीज़ें लिखते चलिए। केवल अभिलेखों के ही आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। डी.आर. भंडारकर महोदय ने केवल अभिलेखों के ही आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। पीजीटी में आया था सवाल इतिहास के। डी.आर. भंडारकर महोदय किसके आधार पर? हाँ, ये बड़ा सिर दर्द है। हाँ, डी.आर. भंडारकर महोदय ने केवल अभिलेखों के ही आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। पूछा जाता है सवाल, सिर्फ अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास किया है। लिखा है भाई, क्यों नहीं लिख पाया? अरे अभिलेखों से तो बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य है, ये तो एकदम बहुत बढ़िया एविडेंस माना जाता है, जो आज भी वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। स्तंभ अभिलेख संख्या 7 को अशोक के काल की आखिरी घोषणा मानी जाती है। अभी बताएंगे हम। स्तंभ अभिलेख संख्या 7 को अशोक के काल की आखिरी घोषणा मानी जाती है। इसमें वर्णित एकमात्र विदेशी शक्त ताम्रपर्णी मीन्स श्रीलंका को उल्लेख मिलता है। बताए भी थे पहले वाले क्लास में जी। अशोक ने सर्वप्रथम लघु शिलालेख, अगर बात की जाए तो सबसे पहले उसने लघु शिलालेखों को लिपिबद्ध कराया था, छोटे शिलालेखों को। उसके बाद 14 प्रमुख दीर्घ शिलालेख यानी बड़े बड़े शिलालेखों को निर्गत किया था, और अंत में 6 स्तंभ लेख उसके मिलते हैं। अभी आपको हम लिखवा भी देंगे। और इन्हीं 14 लेखों का समुच्चय जो कि 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है, ये जो 14 लेख हैं उस दिन हमने बताया था किसने खोजा है। 8 स्थानों पे लिखाए थे ना उस दिन। 8 स्थानों से 14 लेख इनके जो मिलते हैं दीर्घ शिलालेख, वो 8 स्थानों से मिले हैं। अगर बात की जाए सांची सारनाथ लघु स्तंभ लेख में संघ में फूट डालने के विरुद्ध जारी आदेश कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को दिया गया है। लिखिए, सांची सारनाथ लघु स्तंभ लेख में संघ में फूट डालने के विरुद्ध जारी आदेश, संघ में फूट डालने के विरुद्ध जारी आदेश कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को दिया गया है। कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को दिया गया है। कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को दिया गया है कि आपको सफ़ेद वस्त्र पहनाकर एक ऐसे स्थान पर रख दिया जाएगा जहां आपसे कोई नहीं पूछेगा आपको। अगर आपने संघ में भेद डाला तो भिक्षु और भिक्षुणियों को
वह फटकारता है और महामात्रों को यह आदेश देता है। यह वर्णन किसमें है? सांची सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में संघ में फूट डालने के विरुद्ध जारी आदेश कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को देता है। कौन? अशोक। ठीक, समझ में आ रहा है? नहीं? हाँ, अगर देखिए खरोष्ठी लिपि की बात की जाए तो खरोष्ठी लिपि में इनका शहबाजगढ़ी, लिखिए खरोष्ठी लिपि में शहबाजगढ़ी पेशावर। शहबाजगढ़ी कहाँ है? खरोष्ठी लिपि शहबाजगढ़ी पेशावर यानी पाकिस्तान। शहबाजगढ़ी पेशावर यानी पाकिस्तान। और मानसेहरा ये भी कहाँ है? हजारा जिला पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि में यह लिखा गया है। यह लेख किसमें है? खरोष्ठी लिपि में। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। दूसरा कौन है? मानसेहरा। इन्हीं दोनों अभिलेखों में ये बात मिलती है, शिलालेखों में, कि जो है ये खरोष्ठी में लिखे गए। मानसेहरा कहाँ है? हजारा जिला, हाँ जी, पाकिस्तान में। ये भी पेशावर तो आप जानते ही हैं। मानसेहरा, यह दोनों किसमें हैं? खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। शहबाजगढ़ी पेशावर, मानसेहरा, हजारा जिला पाकिस्तान खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं। वेनसांग ने, देखिए शहबाजगढ़ी लेख को इसने वेनसांग ने पोलूसा कहा है। इसको वेनसांग ने क्या कहा है? पोलूसा। पोलूसा की संज्ञा दी है। किसके द्वारा? वेनसांग द्वारा। ये वेनसांग कौन था? बौद्धिस्ट था ना, बौद्ध भिक्षु था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आगे बताएंगे। हाँ, वेनसांग ने पोलूसा कहा है। पोलूसा खरोष्ठी लिपि में लिखे गए शहबाजगढ़ी वाले को कहा है, पोलूसा की संज्ञा दी है। पोलूसा। देखिए आरमाइक लिपि में लिखे गए जो इनके अभिलेख हैं उसमें लघमान। आरमाइक लिपि में लिख लीजिए। आरमाइक लिपि में, खरोष्ठी लिपि में कौन कौन से हैं? और मानसेहरा, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। आरमाइक वाला देखिए। आरमाइक लिपि में लघमान यानी अफगानिस्तान में। आरामाइक या आरमाइक जो भी लिख लीजिए। आरमाइक लिपि में लघमान और सारेकुना, ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में लघमान, अफगानिस्तान। तथा तक्षशिला में भी मिलता है। लघमान के दोनों अभिलेख अशोक के राज्याभिषेक के 17वें वर्ष में निर्गत किए गए थे। तथा तक्षशिला ये दोनों जो है किसमें हैं? आरमाइक लिपियों में लिखे गए हैं। लघमान और तक्षशिला। लघमान में दो मिलते हैं। दोनों अभिलेख जो है अशोक के राज्याभिषेक के 17वें वर्ष में निर्गत किए गए थे। इसमें वक्षु नामक प्रशासक तथा कारपथी राजमार्ग का उल्लेख है। वक्षु नामक प्रशासक तथा कारपथी राजमार्ग का उल्लेख मिलता है। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बहुत घुस कर थोड़ा से बता दे रहे हैं। इसमें वक्षु नामक प्रशासक तथा कारपथी नामक राजमार्ग का उल्लेख है। कारपथी राजमार्ग का उल्लेख है। आगे देखिए, एक द्विभाषिक लिपि वाला लेख भी मिला है। द्विभाषिक लिपि वाला लेख लिख लीजिए। द्विभाषिक लिपि वाला लेख
कहाँ से? द्विभाषिक लिपि वाला लेख कहाँ से मिला है भाई? कंदहार का सारेकुना अभिलेख। कंदहार का, कंदहार या कंधार वही भाई, काबुल कंधार, कंधार का सारेकुना अभिलेख, सारेकुना अभिलेख ये द्विभाषिक है। यूनानी और आरमाइक लिपियों का इसमें प्रयोग किया गया है। कौन कौन सी लिपियों का? यूनानी मतलब ग्रीक ना, इतना तो समझते हो, और आरमाइक लिपियों का ये पूछा जाता है। आरमाइक लिपि यानी दो द्विभाषिक लिपि का इस्तेमाल किया गया है कंदहार के सारेकुना अभिलेख में। खूब पूछा जाता है सवाल। ठीक, नहीं मजा आ रही क्या? समर्थन नहीं कर रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है? हाँ तो ठीक। आरमाइक द्विभाषी, देखिए द्विभाषिक लिपि कहाँ? कंदहार का सारेकुना अभिलेख। इसमें आरमाइक और यूनानी ग्रीक लिपियों का उल्लेख हुआ है, लिपिबद्ध किया गया है। इन लिपियों में यह लिपिबद्ध किया गया है। अगर अभिलेखों की बात करें, थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से देख लीजिए। तो अभिलेखों की अगर बात करें तो इसमें शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख मिलते हैं। अशोक के अभिलेख जो है 3 प्रकार के मिलते हैं: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख, जो गुफाओं में लिखाए गए हैं बराबर वगैरह की। उस दिन पढ़ाए भी थे, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि गुफा लिखाए थे, याद है? अच्छा चलिए, ये नहीं लिखा होगा तो फिर से हम बता देंगे। हाँ देखिए, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख की बात अगर करें तो शिलालेख में 2 तरह के आपको हो जाएंगे: दीर्घ शिलालेख या मुख्य शिलालेख। दीर्घ शिलालेख, इसीलिए हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाना चाहते हैं कि आप खिचड़ी ना हो जाए। दीर्घ शिलालेख यानी इसी को मुख्य शिलालेख भी आप कह सकते हैं, मुख्य शिलालेख। और दूसरा लघु शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख। लघु शिलालेख, अब देखिए गुहालेख आपको भी बाद में बताते हैं। दीर्घ शिलालेख, अब देखिए स्तंभ लेखों, अगर लघु शिलालेख तो हमने काफ़ी बता भी दिए हैं, अभी बता देंगे फिर से आपको दोबारा एक बार। अब देखिए दीर्घ शिलालेखों की अगर चर्चा करें तो जो 14 शिलालेख यानी चतुर्दश शिलालेख मिलते हैं इसमें, इनके 14 शिलालेख जिनको कहा जाता है चतुर्दश शिलालेख की चर्चा की गई है। 14 लेखों का, यह 14 लेखों का समुच्चय है जो कि 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। यह 14 लेखों का समुच्चय है, 14 लेखों का समुच्चय है जो 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। बहुत ज़्यादा है भाई, थोड़ा 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। तो उस दिन हमने बताया था, आज फिर से देख लीजिए, कुछ तो याद होगा। 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला कौन सा था? हमने बताया था गिरनार। गिरनार कहाँ है? हाँ बोलते रहिए भाई, आपको कई बार बताया, जूनागढ़ गुजरात में। गिरनार जूनागढ़ गुजरात। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि। उस दिन हमने खोजकर्ता और डेट भी बता दिया था आपको, ब्राह्मी लिपि। अगर दूसरे की बात करें तो शाहबाजगढ़ी कहाँ है? पेशावर। शाहबाजगढ़ी, पेशावर कहाँ है? जी पाकिस्तान में। इसलिए खरोष्ठी में है ना, खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। तीसरा कौन सा है? हाँ धौली। धौली ये कहाँ है? पुरी उड़ीसा। लिखवाए थे ना, धौली पुरी उड़ीसा। अरे धौली पुरी उड़ीसा ये किस में है? ये जो है ब्राह्मी लिपि में है। इसी को
धौली और जौगड़ा को क्या कहते हैं? पृथक कलिंग प्रज्ञापन। ये ब्राह्मी लिपि में है। ये क्या है? ब्राह्मी लिपि। इसको मिटा दें, ब्राह्मी में है। थोड़ा सिस्टमेटिक बात बन रही है ना दिमाग में। चलो भैया, अगर हम भाई मेहनत करते हैं कुछ तो दिमाग में घुसेगा तो हम अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। हाँ देखिए, धौलीपुरी उड़ीसा किस में है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। जौगढ़, जौगढ़ आपको बताए थे। जौगढ़ ये भी वहीं है ना, गंजाम जिला में। गंजाम जिला उड़ीसा, यह भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। जौगढ़ गंजाम उड़ीसा, ब्राह्मी लिपि। कालसी, कालसी कहाँ है? वेरी गुड, जिसने बताया पीठ ठोकिए। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड, बताने की ज़रूरत नहीं है। कालसी देहरादून, यह भी किस में है? ब्राह्मी। ज़्यादातर तो ब्राह्मी लिपि में थे ना। कालसी देहरादून। मानसेहरा, हाँ वेरी गुड, अभी बताए। मानसेहरा कहाँ पे है? हजारा जिला। हाँ, ये किस में है? बताओ जल्दी से, अभी बता रहे हैं। वेरी गुड, मानसेहरा आपका खरोष्ठी लिपि में है। याद हो रहा है? खरोष्ठी लिपि में। एर्रगुड़ी, कुरनूल आंध्रा। एर्रगुड़ी कहाँ है? कुरनूल, कुरनूल जिला कहाँ पे? आंध्र प्रदेश पे। कुरनूल जिला आंध्र प्रदेश। अगला कौन सा? ये भी ब्राह्मी में है। ब्राह्मी, ब्राह्मी में। अगला सोपारा है। सोपारा बताए थे? वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। सोपारा महाराष्ट्र में है। सोपारा महाराष्ट्र, कौन सा जिला? ठाणे या थाना जिला, जो भी लिख लीजिए। ठाणे जिला, जहाँ से ट्रेन चली थी ना, याद किया? तुरंत जोड़ा करो। ठाणे से, मुंबई से ठाणे ना, कब चली थी? 1853। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड, हाँ वही इस्पाती चौखटा। आज देखिए पूरे भारत को छेद दिया। सोपारा महाराष्ट्र, थाना जिला, ये भी ब्राह्मी में ही है भाई। क्लियर हुआ? आइए थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं। और सर्वप्रथम हमने बताया था कि 1750 में अशोक के दिल्ली मेरठ अभिलेख को किसने पढ़ा था? टी पैंथेलर ने। टी पैंथेलर ने, या पैंथेलर या कैंथलर, जो भी मिलेगा उसको समझ लेना। हाँ, कब पढ़ा था? 1700। हाँ, दिल्ली मेरठ अभिलेख को उसने सबसे पहले पढ़ा था। समझ रहे हैं? और इसीलिए देखिए, शम्से सिराज अफीफ के अनुसार सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने दिल्ली के ब्राह्मणों से अशोक के अभिलेखों को पढ़वाने का असफल प्रयास किया था। किसने? फिरोज तुगलक ने। चूँकि ये दोनों अभिलेख वह उखड़वा के ले जाता है ना दिल्ली, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ अभिलेख को, तो शम्से सिराज अफीफ ने ये कहा कि फिरोज तुगलक जो है असफल प्रयास किया था, ब्राह्मणों को दिखाया। उस समय वही पढ़े लिखे लोग होते थे ना, आज भी हैं। तो उनको देखो भैया, देखो ये क्या लिखा है, संस्कृत वंस्कृत तो नहीं है। तो ब्राह्मी लिपि में वो लोग वो पढ़ नहीं पाए, असफल प्रयास किया था। हाँ, लेकिन सबसे पहले पढ़ा कौन? एक अंग्रेज पढ़ा। सोचिए, अंग्रेजों ने भारत को बहुत कुछ दिया, सारी खोज भी उन्होंने की है और पढ़ा भी उसी ने, विदेशी व्यक्ति। हाँ, जेम्स प्रिंसेप। लिख लीजिए, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में लिखवाए थे क्या उस दिन? लिख लीजिए, सर्वप्रथम 1837 में कलकत्ता टकसाल के अधिकारी, 1837 में कलकत्ता टकसाल के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप आपको मॉडर्न हिस्ट्री में खूब मिलेंगे। अभी बता रहे हैं, ये कलकत्ता टकसाल के अधिकारी थे। लिख लीजिए, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में कलकत्ता टकसाल के अधिकारी एवं एशियाटिक सोसाइटी के सचिव। समझ गए? गया कि नहीं दिमाग में? हाँ, एशियाटिक सोसाइटी का इन्होंने गठन किया था। एशियाटिक सोसाइटी के सचिव, या कहीं कहीं अध्यक्ष भी मिलता है, सचिव। और क्या थे?
कलकत्ता टकसाल के अधिकारी भी थे। टकसाल समझ रहे हो ना, जहाँ पर मुद्रा का छपती है, अंकन होता है, टकसाल के अधिकारी थी। दोनों बातें हमने आपको बता दिया। तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले 1837 में दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था। दिल्ली टोपरा अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। समझ गए? दिल्ली टोपरा, जिसको फिरोज शाह तुगलक ले जाता है, फिरोज तुगलक दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ को वह दिल्ली ले जाता है ना। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में कलकत्ता टकसाल के अधिकारी एवं एशियाटिक सोसाइटी के सचिव जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था। अर्थात ब्राह्मी लिपि का प्रथम बार उद्वाचन किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने। खूब धुआंधार लिखते थे एमए में हम ब्राह्मी लिपि, लेकिन भूल गए। एमए में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमने एमए किया तो ब्राह्मी लिपि एमए में पढ़ाई जाती थी। ब्राह्मी लिपि समझ लेते थे, पढ़ लेते थे, सारे अभिलेखों को भी पढ़ लेते थे क्या क्या लिखा है, लेकिन वो अनाभ्यासे विषम शास्त्रे। छोड़िए, ज़्यादा मत घुसिए, नहीं तो आप बौद्धिस्ट हो जाओगे। चलिए, दिल्ली टोपरा अभिलेख को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। लेकिन एक गलती कर दी जेम्स प्रिंसेप ने। क्या गलती की, कोई बताएगा? हाँ बताओ। उन्होंने ब्राह्मी लिपि का प्रथम बार तो उद्वाचन किया, लेकिन एक गलती की, जो देवा नाम प्रिय की पहचान सिंघल के राजा तिस्स से कर डाली हो। खूब पूछा जाता है ना। हाँ, इस पर ध्यान देना, लिख लीजिए एक लाइन, ये सवाल बहुत धुआंधार पूछा जाता है। जेम्स प्रिंसेप ने देवा नाम प्रिय की पहचान, देवा नाम प्रिय या प्रिय की पहचान किससे कर दी? लंका नरेश तिस्स से, तिस्स से कर दी। तिस्स लिख दिए हैं भाई। जेम्स प्रिंसेप ने देवा नाम प्रिय की पहचान सिंघल यानी श्रीलंका के राजा तिस्स से कर डाली। ऐसे लिखिए, कर डाली। जबकि, थोड़ा फास्ट चलिए भाई, जबकि पाली ग्रंथ दीपवंश महावंश में, जबकि पाली ग्रंथ दीपवंश और महावंश में यह उपाधि किसके लिए है? अशोक के लिए है। अशोक के लिए है। दीपवंश और महावंश में, दीपवंश और महावंश में किसके लिए कहा गया है? अशोक के लिए। लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने देवा नाम प्रिय की जो पहचान की, कहे कि ये सिंघल के राजा तिस्स थे, उससे इनका ये संबंध है, इस शब्द का, देवा नाम प्रिय से। लेकिन दीपवंश और महावंश, देखिए खूबसूरती, एक टर्नर अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज थे। उन्होंने दीपवंश महावंश को खंगाला। समझ रहे हैं? पाली ग्रंथ दीपवंश और महावंश को जब खंगाला तो उनको ये मिला कि ना, देवा नाम प्रिय जो है वह अशोक महान के लिए कहा गया है अभिलेखों में, ना कि श्रीलंका के राजा तिस्स के लिए कहा गया है। खूब पूछा गया सवाल है, जान लीजिए, हायर उसमें पीसीएस वगैरह में। समझ रहे हैं? तो टर्नर ने इनको बताया, सूचित किया, किसको? जेम्स प्रिंसेप को, कि साहब ये जो देवा नाम प्रिय शब्द आप तिस्स से जोड़ रहे हो, या तिस्स नहीं, यह अशोक के लिए लिखा गया। टर्नर महोदय, पुस्तक में डाल दो टर्नर, पूछे नहीं जाएंगे, गुड़ चीज़ें हैं, बता दे रहे हैं। कई किताबें खंगालते हैं, मिल जाते हैं तो हम, क्या हुआ वो? हाँ तो जाओ, ठीक, कोई बात नहीं। रोज़ एक दो बच्चियों को 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से अपने स्कूल से घर भेजते हैं। आजकल मौसम ख़राब चल रहा है ना, मौसम चेंज होता है तो क्या, अब बारिश का मौसम है, बैक्टीरिया और वायरस का अटैक, और इस समय फीवर खूब जोरों पे है। तो देखिए, हाँ, दीपवंश और महावंश में यह उपाधि किसके लिए है? अशोक के लिए है। दीपवंश महावंश में यह उपाधि किसके लिए? हाँ, और यह बात टर्नर ने खोज कर बताई। आगे लिखिए, 1840 में नॉरिस ने प्रथम बार, यह सब चीज़ें कहीं आप लोग किताब में पढ़े थे? हाँ, अरे मिलेगी, अरे किताबें तो हम भी पढ़ के आते हैं यार।
ऐसा नहीं है किताब से बात, हम इतने बड़े विद्वान नहीं हैं। मिलेगी, लेकिन आप बहुत सारी किताबें खंगालेंगे तब। लिखिए, 1844 में नॉरिस ने प्रथम बार शहबाजगढ़ी यानी खरोष्ठी लेख को पढ़ा था। नॉरिस ने 1840 में शहबाजगढ़ी ये किस में लिखा गया है? हाँ, तो आपसे पूछा जाएगा कि खरोष्ठी लिपि का उद्वाचन यानी पढ़ने का कार्य किसने किया था? नॉरिस ने। और ब्राह्मी लिपि को जेम्स, ठीक ना, जेम्स प्रिंसेप तो मिलते हैं लेकिन ये नहीं मिलते जल्दी। नॉरिस 1840 शहबाजगढ़ी खरोष्ठी लिपि को, खरोष्ठी लिपि को यानी लेख को पढ़ा था। 1840 में नॉरिस ने प्रथम बार शहबाजगढ़ी यानी खरोष्ठी लेख को पढ़ा था। ठीक। और देखिए, अगर बात की जाए धौली एवं गिरनार लेख पढ़ने का कार्य जेम्स प्रिंसेप ने ही किया था। धौली और गिरनार, ये देखिए, धौली और गिरनार लेख किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कहीं लिख लीजिए ऐसे आगे, किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। क्योंकि उसको जब ब्राह्मी का ज्ञान हो गया तो ब्राह्मी में तो ये लिखे थे ना। ये देखिए, धौली भी ब्राह्मी में है, गिरनार भी ब्राह्मी में लिखा गया है। तो जेम्स प्रिंसेप ने ही इन दोनों लेखों को पढ़ा था। धौली एवं गिरनार लेख पढ़ने का कार्य जेम्स प्रिंसेप ने ही किया था। और नॉरिस ने शहबाजगढ़ी यानी खरोष्ठी लेख को पढ़ा पहली बार। नॉरिस मत भूलना। हाँ, 1840 में किट्टो ने भाब्रू शिलालेख को, 1840 में किट्टो ने उसमें लिखवाए थे अगले वाली डेट पे। किट्टो ने 1840 किट्टो ने भाब्रू शिलालेख को भाब्रू शिलालेख, ये भी लिखना पड़ेगा यार, ये तो कई बार बोल चुके। भाब्रू शिलालेख को, हाँ थोड़ा फास्ट करिए, बहुत बड़ा चैप्टर। भाब्रू शिलालेख को पंडित कमलकांत की सहायता से पढ़ा था। पंडित कमलकांत की सहायता से पढ़ा था किट्टो महोदय ने। अंग्रेज ने ही खोजा, अंग्रेज ने ही पढ़ा। सोचिए, भारत की बहुत सारी संपदाओं को अरे भाई, पुरातत्व विभाग की स्थापना यानी ही वो लोग किए थे, कनिंघम महोदय, अलेक्जेंडर कनिंघम मिलकर। अपने यहाँ वाले वेद पुराण में उलझे थे सब। तो पृथक देखिए, किट्टो ने भाब्रू शिलालेख को पंडित कमलकांत की सहायता से पढ़ा था। और देखिए, धौली एवं जौगढ़ के लेखों को क्या कहा जाता है? पृथक कलिंग प्रज्ञापन। धौली और जौगढ़ के लेखों को क्या कहा जाता है? पृथक कलिंग प्रज्ञापन, प्रज्ञापन भी कहते हैं। हाँ, जौगढ़ भाई गंजाम जिला और ये उड़ी। कलिंग युद्ध के बाद वहाँ की जनता को इसमें संबोधित किया गया है ना, अभी बताएंगे आप। हाँ, लिख लीजिए। धौली एवं जौगढ़ के लेखों को पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहते हैं। पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहते हैं। इस अभिलेख में कलिंग राज्य के प्रति, अरे इस अभिलेख में लिखने क्या जरूरत है, डैश मारो। कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति के बारे में बताया गया है, उसी के आगे डैश देके लिख लीजिए। इस अभिलेख में कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति के बारे में बताया गया है। भाब्रू ये लिखे हैं बढ़िया से। पृथक कलिंग, हाँ सॉरी, धौली एवं जौगढ़ के लेखों को पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहते हैं। भाब्रू को तो किट्टो ने पढ़ा था। ये वाला धौली और जौगढ़, ये दोनों कहाँ पर हैं? उड़ीसा में। इसको पृथक कलिंग प्रज्ञापन शिलालेख भी कहते हैं। और इसमें बात क्या बताई गई है कि कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति के बारे में बताया गया है। और उसमें वह बार बार उस युद्ध की चर्चा वह नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ के लोगों को यह वेदना पहुँचेगी ना, कष्ट होगा।
कोई चीज़ जैसे कोई घटना घटित हो जाए जिससे आपका हित हो जाए और आपको बार बार याद दिलाया जाए तो आपको दुख पहुँचेगा कि नहीं। तो इसलिए वह बार बार उसकी चर्चा नहीं करता है। हाँ, एक चीज़ लिखिए, ये चीज़, अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुम्मिनदेई अभिलेख का विषय आर्थिक था। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुम्मिनदेई अभिलेख का विषय आर्थिक था। आर्थिक था, जबकि रुम्मिनदेई, हाँ रुम्मिनदेई लिख दे रहे हैं, रुम्मिनदेई। अरे भाई लुम्बिनी गया नहीं था, रुम्मिनदेई अभिलेख का विषय आर्थिक था। उसी में लिखा है ना कि यहाँ के धार्मिक कर को समाप्त किया जा रहा है और भूमि कर के रूप में मात्र उपज का 8वां हिस्सा यानी 1/8 भाग ही लिया जाएगा, क्योंकि वह बुद्ध की धर्मस्थली 20 अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करता है और रुम्मिनदेई में इस चीज़ का विवरण मिलता है। ठीक, हाँ। तो अशोक के सभी अभिलेखों का विषय क्या था? प्रशासनिक। आदेश दिया है ये चीज़ किया जाए, कल्याणकारी बातें कही गई हैं। लेकिन रुम्मिनदेई अभिलेख का विषय कैसा था? आर्थिक था। जय भी है, आर्थिक था। और इस अभिलेख में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था यानी गृह नीति की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था यानी गृह नीति की जानकारी मिलती है। इको से संबंधित था, इकोनॉमिक्स से अर्थव्यवस्था और गृह नीति की जानकारी मिलती है। अब भूलेंगे तो नहीं, रुम्मिनदेई अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जहाँ से आर्थिक पक्ष उजागर होता है अशोक के काल का। ठीक, बाकी सारे अभिलेखों में क्या है? प्रशासनिक विषय की चर्चा की गई। हाँ, आगे लिखिए, अशोक ने नेपाल की तराई में स्थित निगलीवा, अशोक ने नेपाल की तराई में स्थित निगलीवा स्थान का नाम है। अशोक नेपाल की तराई में स्थित है। निगलीवा में कनक मुनि बुद्ध, कनक मुनि ये पौराणिक बुद्ध थे। एक पौराणिक बुद्ध माने गए हैं कनक मुनि बुद्ध, कनक मुनि। लिख लीजिए कोष्ठक में पौराणिक बुद्ध, कनक मुनि के स्तूप को संवर्धित एवं द्विगुणित कराया। द्विगुणित मतलब दुगना करा दिया, समझ रहे हो? जो छोटा था स्तूप उसको बड़ा करवा दिया, दुगना। निगलीवा में क्या किया? कनक मुनि यानी कनक मुनि बुद्ध के स्तूप को संवर्धित एवं द्विगुणित यानी दुगना, द्विगुणित यानी दुगना, लंबा मतलब दुगना करवा दिया उसको, द्विगुणित, संवर्धित किया और क्या किया? द्विगुणित करवाया। यह बातें कब की हैं? उसके राज्याभिषेक के 14वें वर्ष के बाद की बातें हैं। राज्याभिषेक के 14 वर्ष के बाद की बात है। निगलीवा लेख, आपको ये निगलीवा के कनक मुनि बुद्ध की बातें खूब पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। इसमें जो है यह नेपाल की तराई में स्थित है। निगलीवा में कनक मुनि बुद्ध के स्तूप को संवर्धित एवं द्विगुणित करवाया था और यह अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष के बाद की घटना है। आगे देखिए, अनुश्रुतियों में क्या कहा गया कि अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माता के रूप में स्मरण करती हैं। अनुस्मृतियाँ क्या कहती हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, लेकिन जो मिले हैं वही हमारे सामने हैं अभी तक।
और देखिए भाब्रू बैराट यानी राजस्थान वाले लघु शिलालेख में अशोक के बुद्ध यानी त्रिरत्न की चर्चा की गई है। क्या क्या? बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन करता है। भाब्रू यानी बैराट राजस्थान लघु शिलालेख में अशोक बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है। लिख लीजिए भाब्रू बैराट, ये लिखे हैं। भाब्रू कहाँ पर स्थित है? बैराट राजस्थान यानी जयपुर के आसपास है, जयपुर राजस्थान। बैराट शिलालेख के नाम से भी कभी कभी पूछ लेता है। भाब्रू बैराट जयपुर राजस्थान शिलालेख में उसने क्या किया है? त्रिरत्नों की चर्चा की है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन हैं? बुद्ध धम्म संघ ना। हाँ, तो इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि वह बौद्ध धर्म का मानने वाला था। यह सिद्ध करता है ना ये चीज़ कि वह बौद्धिस्ट था, पूरी तरह से वह बौद्धिस्ट था। बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन करता है। लिख लीजिए भाब्रू यानी बैराट राजस्थान लघु शिलालेख में अशोक बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है। हो गया? बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन करता है। और हमने बताया सांची सारनाथ कौशाम्बी लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण शासनादेश भी उसे बौद्ध सिद्ध करते हैं। दो ये लघु शिलालेख भाब्रू वाला, सारनाथ सांची और कौशाम्बी वाले, ये क्या सिद्ध करते हैं कि अशोक बौद्ध था। जान लीजिए कौन कौन से? भाब्रू बैराट लघु शिलालेख, सांची सारनाथ कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण उसके आदेश यह इंगित करते हैं कि अशोक क्या था? बौद्धिस्ट था, यानी बौद्ध धर्म का मतलब अथाह प्रेम जिसको कह सकते हैं कि गहरी आस्था रखने वाला नरेश था। देखिए सांची सारनाथ में इसके पहले हमने बताया कि बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों को वह चेतावनी देता है ना। तो इसका मतलब उस धर्म को मानने और मनवाने का उसके अंदर उत्कंठा रही होगी, तभी तो उसमें आदेश देता है। कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को अभी बात लिखवाए नहीं, आगे बताए थे जी। सांची सारनाथ के स्तंभ लेखों में उसने ये बात कही थी कि बौद्ध संघ में जो लोग फूट डालें उनको कड़ा निर्देश दिया जाए, उनके साथ कठोरता से, या कुछ नियम ऐसे बनाए गए थे। हाँ देखिए चौथा लेख, उस दिन 3-4 लेख छूट गए थे ना जब हम लिखवा रहे थे। कुछ लोगों ने कहा सर क्रम से लिखवाइए, कुछ है नहीं, 3 तक लिखवाए थे, चौथा लेख लिखिए। चौथा लेख 3 तक लिखवाए थे ना, फिर चौथा पांचवा छठा छूटा था। हाँ तो लिखिए, हमको याद है, लिखिए चौथा में लिखिए, कुछ खास नहीं है। धर्मानुशासन से चौथा लेख लिख लीजिए। जहाँ से पूछे जाते हैं वो हमने बता दिया था, लेकिन अगर किसी ने बीच में टपक दिया तो हमको फिर सालता रहता है। लिखिए चौथा लेख में धर्मानुशासन से भेरी घोष धम्म घोष में बदल गया। चौथा लेख, चौथा शिलालेख या लेख में ये बात लिख लीजिए डैश दे के, धर्मानुशासन से भेरी घोष धम्म घोष में बदल गया। बात समझ रहे हैं? भेरी घोष माने युद्ध नीति को उसने किस में बदल दिया? धम्म नीति में। अब वह उपासक हो गया बौद्ध धर्म का। अब वह तलवार नहीं उठाएगा, किसी के प्राण का हरण नहीं करेगा। चौथा लेख धर्मानुशासन के द्वारा उसने भेरी घोष को धम्म घोष में बदल दिया। छठे में लिख लीजिए अपने प्रतिवेदकों को आदेश देता है। छठे में लिखिए, छठा लेख है ना, 5वां लिखाए थे ना, छठा लिखिए। छठा लेख प्रतिवेदकों को आदेश दिया गया है। प्रतिवेदकों को आदेश, प्रतिवेदकों को आदेश, प्रतिवेदक समझ रहे हैं? जो उनको सूचनाएं पहुंचाने का कार्य करते थे राजमहल में। प्रतिवेदकों को आदेश, क्या आदेश? डैश देकर, मैं जहाँ भी रहूँ मुझे प्रजा के विषय में सूचना दें। मैं जहाँ भी रहूँ मुझे प्रजा के विषय में सूचना दें। मैं जहाँ भी रहूँ
मुझे प्रजा के विषय में सूचना दें। मैं जहाँ भी रहूँ मुझे प्रजा के विषय में सूचना दें। हाँ, कहीं अगल बगल बैठ जाओ, धूप आ रही ना उधर से, ठीक है। मैं जहाँ भी रहूँ मुझे प्रजा के विषय में सूचना दें। अब देखिए 7वां लिखा है, सब जगह सभी संप्रदायों के मनुष्य विकास करें, संयम, आत्मशुद्धि, भाव शुद्धि, कृतज्ञता की बात कही गई है इसमें। 8वां लिखा गया धम्म यात्राओं का उल्लेख, धम्म यात्राओं का उल्लेख लिख लीजिए। 8वां धम्म यात्राओं का उल्लेख। 9वां, अरे बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, जो खास चीज़ है उसको बता दिया जाता है। कोई शिलालेख है उसमें बहुत सारी बातें उत्कीर्ण होती हैं, जो चीज़ें खास हैं वो बता दी जाती हैं, जो एग्ज़ाम में आने लायक रहती हैं। नहीं कहीं और मिले तो कहेंगे सर तो 8वें में ये बात नहीं बताए थे, वहीं से तीर चलाने लग रहा हमारे चेहरे पे। हाँ लिखिए 8वां लेख में धम्म यात्राओं का उल्लेख। 9वां में लिखिए। 7वां में, 7वां तो लिखाए थे, क्या है? हाँ वही था, सब जगह सभी संप्रदायों के मनुष्य निवास कर सकते हैं। संयम, आत्मशुद्धि, भाव शुद्धि, कृतज्ञता की बात की गई है। सारी बातें उसमें डिटेल से लिखी गई हैं। कौन है, नहीं लिख पाया क्या? हो गया? अब अपने समझने वाले अर्थों में लिखा करो शॉर्ट हैंड में। हाँ 9वां देखिए, 9वां लेख की शुरुआत मंगलाचार आलोचना से होती है। लिख लीजिए, मंगलाचार आलोचना से होती है। 9वां लेख शुरुआत मंगलाचार आलोचना से होती है। मंगलाचार यानी कि ब्राह्मण धर्म में मंगल आचरणों का जो उल्लेख है उसकी आलोचना करते हैं, और धम्म नीति की श्रेष्ठता पर विचार किया गया है। क्या बेटा, नहीं लिख पा रही हो क्या? हाँ प्रिंसिपल सर से तो धीमे चल रहे हैं शायद। स्लो बढ़ाएंगे तो हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा है टॉपिक, टाइम बहुत कम मिला है। ठीक, शॉर्ट में हाँ लिखने का प्रयास करिए आप। जहाँ तक संभव होता है हम सोचते हैं कि आप रिटेन कर लीजिए, नहीं जैसे यहाँ से निकलेंगे उड़ जाएगा ये, चूँकि एंसेंट हिस्ट्री है ना। हाँ 9वां लेख की शुरुआत किससे होती है? मंगलाचार आलोचना से, मंगलाचार आलोचना से। और हाँ कामा लगाइए, धम्म मंगल श्रेष्ठ है, धम्म मंगल श्रेष्ठ है, यह बातें उसमें उत्कीर्ण है। धम्म की श्रेष्ठता की बात की गई है, धम्म मंगल श्रेष्ठ है। 9वां हो गया। 10वां में देखिए, यश कीर्ति की निंदा की गई है और धम्म नीति की श्रेष्ठता पर विचार किया गया है। यश कीर्ति की निंदा, धम्म नीति की श्रेष्ठता पर विचार, ऐसे लिखिए शॉर्ट में। यश कीर्ति की निंदा कामा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर विचार किया गया है। आगे देखिए, 11वां 12वां 13वां लिखवाए ही थे, 14वां लिख लीजिए। यह सभी अभिलेखों के उपसंहार स्वरूप है। हाँ 14वां यानी लास्ट वाला भाई। यह सभी अभिलेखों के उपसंहार स्वरूप है, उपसंहार कर दिया गया है। हाँ यह सभी अभिलेखों के उपसंहार स्वरूप है। अशोक ने अपने लेखों को धम्म लिपि की संज्ञा दी है। यह सभी अभिलेखों के उपसंहार स्वरूप है। उपसंहार, अरे निबंध लिखते हैं तो करते हैं कि नहीं? हाँ भाई, आपको लिखना भी पड़ेगा PCSIS में, ऐसे आता है ना। हाँ तो उपसंहार स्वरूप है। अशोक ने अपने लेखों को धम्मलिपि की संज्ञा दी है, धम्मलिपि की संज्ञा दी है, धम्मलिपि की संज्ञा दी है। अभी तक हम जो है देखिए दीर्घ शिलालेखों की चर्चा करते रहे, कुछ लघु शिलालेख देख लीजिए। लघु शिलालेख जल्दी जल्दी देख लीजिए, मिटा दें इसको। थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ लीजिए भाई, जो पढ़ो ढंग से पढ़ो, है कि नहीं? खाना पूर्ति वाली पढ़ाई मुझे नहीं पसंद है, ना मैं पढ़ना चाहता हूँ उस तरह, ना पढ़ाना चाहता हूँ।
हाँ देखिए भाई, देखिए लघु शिलालेख, देखिए लघु शिलालेख, लघु शिलालेख देखिए मध्य प्रदेश में कौन कौन से मिले हैं। मध्य प्रदेश में रूपनाथ लेख, रूपनाथ शिलालेख या लेख, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। लेख ये कहाँ पे है, को पूछा गया है सवाल। जबलपुर, जबलपुर है ना, भेड़ा घाट है वहीं ना। अरे जागरफी वाले बोलते रहो धड़ाधड़। हाँ दूसरा देखिए गुजर्रा लेख, दूसरा गुर्जरा या गुजर्रा लेख, ये भी कहाँ है, कहाँ है, दतिया जिला, दतिया जिला मध्य प्रदेश। तीसरा सारो मारो लेख शहडोल, लेख शहडोल जिला है ना जी, ये भी सब एमपी वाला है, लिखवा ही रहे। सारो मारो शहडोल। पान गुड़रिया या पन गुड़रिया जो भी हो, पन गुड़रिया, इसी को एक नाम और से जाना जाता है बुधनी शिलालेख या लेख। ये कहाँ है, हाँ सीहोर जिला एमपी में, सीहोर जिला एमपी। देखिए रूपनाथ लेख को अशोक ने रूपनाथ लेख के बारे में क्या कहा है कि उसने भूदेवों ब्राह्मणों को मिथ्या साबित कर दिया। अशोक ने क्या कहा है, अशोक ने कहा कि उसने भूदेव कौन है, भूदेव यानी ब्राह्मणों को मिथ्या साबित कर दिया है। मिथ्या मतलब झूठा साबित कर दिया, मिथ्या साबित कर दिया है। किसमें कहा गया है, रूपनाथ शिलालेख में। अशोक ने क्या कहा, अशोक ने कहा उसने भूदेवों यानी ब्राह्मणों को मिथ्या साबित कर दिया है। ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ आया था ना बौद्ध धर्म, जैन धर्म। हाँ तेज इसमें कहा गया है, थोड़ा कुछ गुण बातें होती इसलिए लिखा देते हैं, बहुत सारी बातें कही गई हैं। दूसरा देखिए बिहार में देख लीजिए, बिहार में कौन कौन से मिले हैं। चंदन पीर पहाड़ी सहसाराम, एक और है भाई याद नहीं आ रहा है, चंदन पीर पहाड़ी सहसाराम। और एक किसी को याद है, चंदन पीर पहाड़ी सहसाराम, ये आपका कहाँ पे है, बिहार में। चलिए बताएंगे, दिमाग में नहीं आ रहा, बताएंगे। उत्तर प्रदेश में देखिए कौन कौन से मिले हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिए। अहरौरा कहाँ है, कोई बताएगा। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश भाई, मिर्ज़ापुर एक पहाड़ी है, मिर्ज़ापुर की भंडारी देवी का पहाड़ है, भंडारी देवी पहाड़ों पर तमाम देवियों का स्थल बनाया गया है। और यहीं पर जो है विंध्यवासिनी माँ का वास भी है, जानते हैं कि नहीं। हाँ भंडारी देवी पहाड़, अरे ये मत लिखो, इतना ही लिख लीजिए मिर्ज़ापुर, अहरौरा मिर्ज़ापुर। राजस्थान में देखिए एक है, राजस्थान भाबरू और बैराट बता ही दिए, बताए ना, भाबरू यानी बैराट अभिलेख कहाँ पर है, जयपुर में, जयपुर। हाँ इसमें हमने बताया किसका उल्लेख किया है, त्रिरत्नों का, याद आ रहा है ना, अभी 10 मिनट पहले बताए। बौद्ध शिक्षाओं और त्रिरत्नों का उल्लेख है। और इसी में 7 महत्वपूर्ण बौद्ध पुस्तकों की सूची भी वर्णित है। 7 महत्वपूर्ण बौद्ध पुस्तकों की सूची का भी वर्णन मिलता है। पुस्तकों की सूची का वर्णन मिलता है। 7 महत्वपूर्ण बौद्ध पुस्तकों की सूची का वर्णन मिलता है। और उसको खोजा किसने था, कैप्टन बर्ट ने।
किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने खोजा था। किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने। तो आपसे पूछा जाएगा कि अशोक के बौद्ध होने का सबसे सबल प्रमाण कहाँ का शिलालेख अभिलेख है? भाब्रू बैराट, राजस्थान, जयपुर। ठीक, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या कहा? बुद्ध की शिक्षाओं और वही त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध धम्म संघ की चर्चा की है। बुद्ध धम्म और संघ की चर्चा की है। ठीक, और सांची सारनाथ कौशाम्बी पाटलिपुत्र वाला है। ठीक, समझ में आया ना? अब आप पढ़ोगे भी तो तुरंत तार वहाँ से फिट होता जुड़ता चला जाएगा जी। धम्म मतलब धर्म समझिए। ठीक, बुद्ध का धम्म यानी धर्म से संबंध है। धम्म नीति आचरण से संबंधित है। ठीक, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सुने होंगे। हाँ, धम्म पर विशेष तौर पर हम बता देंगे। अभी जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करिए। हाँ, आगे देखिए। तो कैप्टन बर्ट ने इसको खोजा था। ठीक, और ये जो है अशोक का जो है अशोक के बौद्ध होने का सबसे सबल प्रमाण ये देता है। भाब्रू यानी बैराट, जयपुर अभिलेख, राजस्थान में है। 7 महत्वपूर्ण बौद्ध पुस्तकों की सूची का वर्णन है। बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है और बुद्ध धर्म के त्रिरत्नों यानी बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए। कर्नाटक में वहाँ दिखाई देगा पीछे भैया। कर्नाटक में मास्की जहाँ पर अशोक का नाम मिलता है। ठीक ना? मास्की लेख ये कहाँ पर पड़ता है? रायचूर जिला। इसको खोजा किसने था? वीडेन महोदय ने खोजा था। लिखते रहिए, ने खोजा। हाँ, ऊपर से चलिए, ऊपर से कर दे रहे हैं। ठीक कह रहे हैं भाई। भूदेव मतलब ब्राह्मण, ब्रह्मदेव। भूमि अभी आपको पढ़ाएंगे ना, आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में, इसमें आपको पढ़ाएंगे। हाँ, देखिए कर्नाटक वाला देख लीजिए। ये भी दगा दे रहा है क्या? कर्नाटक मास्की कहाँ है? रायचूर जिला कर्नाटक में है। कहाँ पर है? मास्की रायचूर जिला कर्नाटक में है। खोजा किसने? वीडेन ने। खोजा किसने? वीडेन ने। जल्दी लिख लीजिए। खोजा किसने? वीडेन ने। और सर्वप्रथम 1915 में सबसे पहले इसी अभिलेख में अशोक का नाम पढ़ा गया था। समझ लीजिए, सर्वप्रथम इसी अभिलेख में अशोक का नाम पढ़ा गया। अशोक के नाम की चर्चा इसी में की गई है। सीधे अशोक मिलता है। अशोक के नाम की चर्चा यानी कि 1915 में सबसे पहले इसी अभिलेख में अशोक का नाम पढ़ा गया और बताया गया कि वह बुद्ध का उपासक है, बुद्धोपासक कहा गया है। इसे में अशोक को क्या कहा गया? उसके नाम का सीधे वर्णन किया गया है और कहा गया है वह बुद्धोपासक है। हाँ, आगे देखिए। ब्रह्मगिरी, ये भी कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी ये चित्तल दुर्ग में पड़ता है। चित्तल दुर्ग जिला है भाई, चित्तल दुर्ग जिला। जल्दी देख लीजिए। सिद्धपुर एवं जटिंग रामेश्वर ये भी यहीं पे है। सिद्धपुर और जटिंग या जटिंग रामेश्वर ये चित्तल दुर्ग ब्रह्मगिरी के आसपास ही है। जटिंग रामेश्वर। चौथा नेट्टूर या नेत्तूर, जो भी लिख लीजिए, नेट्टूर या नेत्तूर। और उडेगोलम
उडे गोलम, उडे गोलम लेख ये कहाँ है? बेल्लारी जिला में है, बेल्लारी जिला या बेल्लारी जिला। 5वां गोवी मठ, गोवी मठ, गोवी मठ एवं पालाकी गुंडू लेख, पालकी गुंडू लेख, पालकी गुंडू लेख, पालकी गुंडू लेख, पालकी गुंडू लेख ये कोप्पल जिला में है। कोप्पल कर्नाटक वाले ज़िले हैं भाई, कन्नड़ भाषी हो। सन्नाती लेख, खास करके यही 2-3 हैं, ये इन्हीं की चर्चा ज़्यादा आप पढ़े होंगे किताबों में। सन्नाती, सन्नाती लेख। एक गुलबर्गा है, वहाँ भी गुलबर्गा, हाँ, गोवी मठ, गोवी मठ पालाकी गुंडू लेख। हाँ, अरे इतना लिख लो बहुत है। आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, आंध्र में, आंध्र प्रदेश में एर्रगुड़ी एवं राजुल मंडगिरी शिलालेख। एर्रगुड़ी कहाँ था? अभी बताए थे, कुरनूल। एर्रगुड़ी एवं राजुल मंडागिरी, मंडगिरी, राजुल मंडगिरी शिलालेख। शिलालेख लिख लीजिए या लेख जो भी लिखना। आइए 6 बृहद स्तंभ लेखों की चर्चा कर लेते हैं। मिटा दें? इसका मतलब मज़ा नहीं आ रहा है। अरे 6 स्तंभ लेख लिख लीजिए जल्दी जल्दी। 6 बृहद स्तंभ लेख, 6 बृहद स्तंभ लेख। 6 बृहद स्तंभ लेख कौन कौन से हैं लिख लीजिए, बाकी डिटेल बाद में बता देंगे। कल भी शायद छुट्टी है ना मुहर्रम की, आज इस बार एक ही मिलेगा। हम 11 को हमारा लगाया, 11 को फिर मिलेंगे आपसे, 11 को। 6 बृहद स्तंभ लेख लिख लीजिए। 6 बृहद स्तंभ लेख लिख लीजिए जल्दी से, मैडम आ गई हैं। लिखिए, पहला लिखिए दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ, प्रयाग, प्रयाग, अरे वही अभी बताएंगे प्रयाग के बारे में। लौरिया अरराज, लौरिया अरराज और लौरिया नंदनगढ़, लौरिया, हाँ नंदनगढ़, हाँ नंदनगढ़, वेरी गुड। और रामपुरवा या रामपुरवा। अब इसके बारे में क्या, किसमें क्या है आपको बता देंगे बाद में, ठीक। 6 स्तंभ लेख और गुहा लेख बताना है। उसके बाद सामाजिक आर्थिक और इसके पतन का कारण, अंतिम। और लौरिया अरराज और लौरिया नंदनगढ़, यही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि स्वर्ण स्तंभ किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली टोपरा को क्या कहा था? मीनारे जरीन, मीनारे जरीन, यानी स्वर्ण स्तंभ की चर्चा उन्होंने की थी, हाँ, फिरोजाबाद महल में। और लौरिया नंदनगढ़ के ऊपर सिंह का सबसे सुरक्षित है ये, लौरिया नंदनगढ़ सबसे सुरक्षित है, कहीं टूट फूट नहीं हुई है। और इसके ऊपर सिंह की आकृति है, इस पर वृषभ है, नटुआ बैल की, जो आजकल टहलते रहते हैं। चलिए मैम आ गई हैं, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमें सुना। बंद करेंगे ना।